नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत एडू प्रिपरेशन 2025 के एग्ज़ाम के लिए। और आज का विषय है इंटरनेशनल कन्वेंशंस। जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार कन्वेंशंस होती हैं, उनका जिक्र कर देते हैं। इनके आधार पर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या क्या विचार हुए और क्या क्या इनके आउटकम्स हुए, या किस लिए ये संस्थाएं बनी थी और कन्वेंशंस जो हुई उनके आउटकम क्या थे, तो उनका हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। पहले जो कन्वेंशन आई, यूनाइटेड नेशन एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, जो इसके की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो यूएन चार्टर है, यूंगा इकोसोक यूएनडीपी 1972। अगर हम इनको बारी बारी से देखना चाहें तो जो यूनाइटेड चार्टर है ये आया था 1945 में, 1945 में। इसका सीधा सीधा जो इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद यूनाइटेड नेशन का ये चार्टर आया था, और इसका दो काम थे। इसने फोकस किया पहले तो सिक्योरिटी पर और दूसरा पीस के ऊपर कि इंटरनेशनल पीस हो। फिर जो यूनगा आई, ये आई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनगा का मतलब है, और इकोस का मतलब है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये डेलिबरेटली इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर काम करती हैं। तो उसके बाद आई 1972 में बात करें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उसके बाद आया इंटरनेशनल पैनल ऑफ कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसने जो अर्थ सबमिट हुई थी उसके जो कमिटमेंट्स थी, उसके जो प्रिंसिपल्स थे, उसके जो काम थे, उनको फॉलोअप करने के लिए इस कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निर्माण हुआ। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो एस्टेब्लिश हुआ वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी जो 1972 में बनी थी, इन दोनों के जॉइंट वेंचर है। वो क्लाइमेट साइंस का असेसमेंट करती है ये। और इसके बाद जो आते जीएफ, ये यूएनईपी इसी के द्वारा जो जनरल बॉडी है जो ग्लोबल इन्वायरमेंट गवर्नेंस करती है, यानी इंटरनेशनल लॉज प्रोटोकॉल्स बनाती है, वो है ये बॉडी यूएनईपी। ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इसकी जीईएफ, और मॉनिटरल प्रोटोकॉल मल्टीलेटरल फंड्स, यानी जो फंड्स यूटिलाइज होंगे या जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनका ध्यान रखती है। अब जो यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस होती है वो कन्वे कैसे होती है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है वो प्रपोजल बनाती है। प्रपोजल बनाने के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भेजती है, और वो जो रेजोल्यूशन पास करके जनरल असेंबली जो कॉन्फ्रेंस होती है उनको कन्वे करती है। जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एग्जाम्पल है, 1972 में स्वीडन ने इनिशिएट किया, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में गया, उन्होंने ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दिया, और उसके बाद वो जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई। अब आता है इसमें इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये जो काउंसिल है एस्टेब्लिश हुई 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। एक ग्लोबल यूनियन है गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटी की, और इसके अंदर एक्सपर्ट है जो फोकस्ड है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अंदर सबसे पहले जो काम आया वो यूनाइटेड नेशंस ने रेड लिस्ट की थ्रेटन्ड स्पीसीज की। उन्होंने क्या हुआ, एक जो कन्वेंशन हुई साइट्स और रामसर, इनको भी हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे बाद में। और उसकी जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट वाइड फंड फॉर नेचर, जो वर्ल्ड वाइड फंड्स हैं वो रिलीज करती हैं, और इसका मेन काम है कि जो वर्ल्ड की हेरिटेज है उसको कंजर्व करना। फाउंडेड हुई थी 1948 में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। कहाँ फाउंडेड हुई थी ये, फोरलैंड फ्रांस में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसको जो अब हम जानते हैं, पहले नाम जो था इसका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ नेचर थी, जो अब प्रोटेक्शन की बजाय कंजर्वेशन हो गया। इसमें वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जानेगी 1990 से 2008 के बीच में, और इसके जो लगभग 1400 मेंबर हैं और 17,000 एक्सपर्ट इसमें काम करते हैं।
अब इस यूनियन का जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसका मेन काम क्या है? एक तो रेड लिस्ट तैयार करना। तो ये 1964 में एस्टेब्लिश हुई और इसने कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री जो ग्लोबली एक्सटिंक्ट रिस्क है स्पीसीज का, उनकी लिस्ट जारी की। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए जिसमें जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जैसे कि कन्वेंशंस हुई, जैसे साइट कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। रामसर कन्वेंशन है वो वेटलैंड के ऊपर है, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इनका आधार बनी। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1961 में शुरू हुई, और जिसने जो की डॉक्यूमेंट IUCN ने जो दिए, उनके अंदर वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो 1980 में आई, और वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर 1982 में आई। कंजर्वेशन टूल्स क्या है? ये साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करती है, टूल्स, पॉलिसी एडवाइज करती है, और प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। कन्वेंशंस जो हुई है उनके आधार पे हम जरा देखें तो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई, ये वेटलैंड के ऊपर आधारित थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई, ये ह्यूमन इन्वायरमेंट को जो इन्फ्लुएंस करते हैं उन पोल्यूटेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन थी, वो प्रोटेक्शन थी। हेरिटेज कन्वेंशन का मतलब कल्चरल भी और नेचुरल भी, दोनों प्रकार की जो हेरिटेज है उसको कन्वेंशन कंजर्व करने के लिए। साइट्स थी, ये कन्वेंशन थी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज 1973 में हुई। CMS जिसको हम बोन कन्वेंशन भी कहते हैं, इसका जो मेन बेस था वो था माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर, जो बर्ड्स माइग्रेट करके जाते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 1980 में ये गाइडलाइन इसने जारी की किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ऊपर। उसके बाद आए 1982 में 2 साल बाद वर्ल्ड चार्टर फॉर नेचर, इसने प्रिंसिपल्स दिए नेचर को कंजर्वेशन करने के लिए। वियना कन्वेंशन ओजोन लेयर के ऊपर थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, ये क्या था कि फेज आउट ऑफ जो डिप्लीटिंग स्पीसीज है उसके ऊपर था। उसके बाद था बेसल कन्वेंशन, हैजार्डियस जो वेस्ट हैं वो ट्रांस बाउंड्रीज से एक दूसरे देश में ना जाएं, इसको कंट्रोल करने के लिए था। CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ डेजर्ट, और जो रियो समिट का आधार थे 1972 में, ये सारी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और जो डेजर्ट है उनके ऊपर। फिर आया क्योटो प्रोटोकॉल, इसका काम था कि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना ताकि जो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो की जा सके। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन, इसका काम क्या था? जो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको कम किया जा सके। फिर आए जोहान्सबर्ग समिट, जो रियो 10 भी जिसको बोलते हैं, इस जो रियो अर्थ समिट हुई थी उसके फॉलोअप के लिए बनाया गया था ये। और काइगली अमेंडमेंट 2016 में, इसका मेन काम था जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल थी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनके कंट्रोल के लिए पॉलिसी बनाने का काम इस कन्वेंशन में हुआ था। अब एक एक करके देखते हैं हम कि रामसर को जो कन्वेंशन 1971 में हुई ईरान में, और इसको फोर्स में आई है 1975 में। इसका जो मेन काम था, जो इकोलॉजिकल साइट्स हैं उसको कैसे हम कंजर्व करें, तो 9 इकोलॉजिकल क्राइटेरिया थे इनके। उनमें से इम्पोर्टेंट है रिप्रेजेंटेटिव और यूनिक वेटलैंड्स, हैबिटेट फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज, और इसने 20,000 से प्लस जो वाटर बर्ड है उनको कंजर्व करने का काम किया। सपोर्ट 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बर्ड और वर्ल्ड फिश, ये क्राइटेरिया 6 और 9 में इसका डिटेल अंकित है। फिर है मोन्टेक्स रिकॉर्ड, इसमें क्या हुआ, वो लिस्ट ऑफ वेटलैंड इसने जारी की जो इकोलॉजिकल डिक्लाइन हुई ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण। जो इंडिया की जो मोन्टेक्स साइट्स हैं वो कलेजाऊ नेशनल पार्क राजस्थान में,
लोकटल लेक मणिपुर में और चिल्का लेक उड़ीसा में इसको रिमूव कर दिया था। पहले ये थी, अब ये इस लिस्ट से, जो रामसर कन्वेंशन की लिस्ट थी उससे आउट हो गई। तो इंडिया में 46 ऐसे साइट्स हैं 2020 में जो इंक्लूड हुई, उसमें चिल्का लेक, हरिका लेक, वुल्लर लेक, और जो न्यूएस्ट एडिशन है वो हरियाणा की 2 है, सुल्तानपुर और भिंडावास हरियाणा की, और थोर और वधवाना गुजरात की, जिसमें हमने जो नेचर और वाइल्ड लाइफ है वेट सिस्टम में उसको कंजर्व करने के ऊपर फोकस करती है। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में यूनेस्को के द्वारा, इसका काम था नेचुरल और जो कल्चरल है दोनों हेरिटेज को प्रिजर्व करना। तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर 1992 में आया। इंडिया की 40 हेरिटेज साइट है, जिसमें 32 कल्चरल और 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड है। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो काजीरंगा, मानस, केल्डियो, नालंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट जो 6 स्टेट्स में से गुजरते हैं, और ग्रेट हिमालयन रीजन है वो इसके अंदर आता है। तो इसमें केवल नेचुरल बायोडाइवर्सिटी नहीं बल्कि कल्चरल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी कंजर्व करना, धरोहर को बचा के रखना इसका। अब बात आती है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। 1972 में फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर जिसका काम था। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, इसमें 26 सिद्धांत थे। क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल लॉज, इसी कॉन्फ्रेंस की देन थी। उसके बाद है साइट्स। इसका मतलब साइट्स क्या करती है, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उसकी ट्रेड को देखती है। तो रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना, डज नॉट बैन ट्रेड, रेगुलेट थ्रू परमिट सिस्टम, बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक इंडेक्स 1 2 3 की कितना उसकी पॉपुलेशन है, कितनी उसकी सघनता है, उसको देखते हुए ये अपेंडिक्सेस बनाई गई। इंडिया 1976 में इसकी पार्टी बनी, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो हमने पहले वाली जो अपने वीडियोज हैं उसमें इसका डिस्कशन किया है। कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज जिसको CMS या बोन कन्वेंशन भी बोलते हैं 1969 की, इसने जो माइग्रेटरी स्पीसीज होती है क्रॉस बॉर्डर जाती है उनकी प्रोटेक्शन का काम पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। इसमें अपेंडिक्स 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज है और अपेंडिक्स 2 में स्पीसीज नीडिंग कोऑपरेशन। इंडिया के मैराइन टर्टल्स है, डंगोंग, आमूर फाल्कन जो इसके अंदर आती है। CMS की जो COP13 होस्टेड बाय इंडिया इन 2020 इन गांधीनगर, थीम था इसका इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी, न्यू स्पीसीज इसमें इंक्लूड की इंडियन एलिफेंट, गिब और बंगाल फ्लोरिकॉन। वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी ये 1980 में आई। इसका फर्स्ट मेजर जो डॉक्यूमेंट था वो प्रमोट करता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये प्रिपेयर्ड हुआ वर्ल्ड मॉनेटरी फंड से, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से और इंटरनेशनल यूनियन काउंसिल फॉर नेचर के कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसने क्या किया, वर्ल्ड जो चार्टर फॉर नेचर 1982 में आया उसका फ्रेमवर्क तैयार करने में मदद की। और ये जो फ्रेमवर्क था इसके 5 प्रिंसिपल थे जो कंजर्वेशन था उसके रिस्पेक्ट बनाए थे कि इकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हो, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी उसको कैसे मेंटेन किया जा सके, सेफ गार्ड ऑफ यूनिक इकोसिस्टम और सस्टेनेबल रिसोर्सेज प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल डैमेज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। फिर आया 1982 में ही नैरोबी डिक्लेरेशन। ये 10वीं एनिवर्सरी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल कमीशन के नाम से जानते हैं। ब्रूटलैंड कमीशन भी 1987 में आया। इसका भी जो उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का था। वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर 1985 में आई। इससे क्या हुआ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर और नो बाइंडिंग रिडक्शन टारगेट इसके उद्देश्यों में शामिल थे। फिर आया मॉनिटर प्रोटोकॉल 1987 में, सबसे सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट रहा। इसने लीगली बाउंड किया फेजेस को, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स थे, उनके इमिशन पे अंकुश लगाने काम किया। एंटर्ड इनटू फोर्स 1989 में। इंडिया रेक्टिफाइड इन 1992, सेटअप ओजोन सेल एंड ODS रूल इन 2000।
इसमें क्या था कि हर देश की डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। और फिर जो बाद में इसको और आया तो वो था कांगली अमेंडमेंट 2016 में ऐड किया, जिसने फेज आउट ऑफ जो फ्लोरोकार्बन्स हैं उनको और लीगली बाइंडिंग बाय 2019। इसका टारगेट था कि डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्ट करेंगे 2019 में और मोस्ट डेवलपिंग फ्रीज करेंगे 2024 से, और इंडिया और अदर कंट्रीज हैं वो 2028 तक जो HCF है इनको फ्रीज कर देंगे। फिर आया ब्रुंडटलैंड कमीशन 1987 में। ये भी जो ब्रुंडटलैंड कमीशन है इसका भी काम था किसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और जो प्रेजेंट नीड है उससे कॉम्प्रोमाइज भी ना हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी डिमांड्स को पूरा किया जा सके। इस कमीशन का काम यही था। बेसल कन्वेंशंस थी, उसने क्या था, रिस्ट्रिक्ट ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियर वेस्ट, कि एक देश से दूसरे देश में हजार्डियस वेस्ट ना जाए या जो स्टेट है उससे, ताकि जो जहाँ है वेस्ट उसको वहीं उसको डिस्पोज करने का काम किए और उसका पोल्यूशन दूसरी जगह ना जाए। प्रिवेंट डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज 1989 में बना और 3 साल बाद 1972 में ये 1992 में फोर्स में आया। इंडिया रेक्टिफाइड इम्प्लीमेंट वाया हजार्डस रूल इन 1989 और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को उस टाइम तक 1992 तक कवर नहीं करता था। तो इन क्लाइमेट चेंज करके जो पहले वाले वीडियो है और इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इन 2 वीडियो से शायद आपके वो सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे, जिसमें आप क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव और उनको क्योर करने के लिए क्या क्या काम किया गया था वो लगभग हमने ब्रीफली इसमें कवर कर लिया है। तो और तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।